गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस ऑफ कोएक्सियल केबल देखा और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में भी देखा। तो हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही मिले। कभी-कभी क्या होता है कि आपको स्फेरिकल कैपेसिटर भी देखने को मिल सकते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर में सिंपल है, क्या होता है जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है, वो एकदम स्ट्रेट में होती है, ठीक है, आमने-सामने। लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, आपका स्फेयर स्फेयर टाइप की आकृति बनती है, जिसमें आपकी जो 2 प्लेट्स होती है, एक छोटी प्लेट होती है और एक बड़ी प्लेट होती है, वो स्फेरिकल शेप में होती है। ठीक है, मतलब गोले के शेप में होती है, गोलाकार होती है। जैसे आपको यहाँ पे फिगर में बताया है, जो आपकी इनर इनर जो आपकी प्लेट है वो आपकी ये है, अंदर वाली, और जो बाहर की है वो आउटर प्लेट आपकी ये वाली है, ठीक है, बाहर वाली। तो हम लोग अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर अगर कंसीडर करते हैं, तो मान लेते हैं कि जो अंदर वाली इनर जो आपकी प्लेट है, उसका जो रेडियस है सेंटर से लेके वो ए है, और बाहर वाली यानी कि जो बाहर वाली प्लेट है उसका रेडियस आपकी कैपिटल बी है। यहाँ पे आपको फिगर से देखने पे ही पता चल जाती है कि आपका जो बी है यानी स्मॉल बी है वो बड़ा है ए से, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ रीजन बन रहा है, देखिए ये आपका इन दोनों के बीच में कुछ रीजन बन रहा है। ओके, तो जो आपकी इनर स्फीयर है, ठीक है, तो ये जो सॉरी, ये जो रीजन बन रहा है आपका दो स्फीयर के बीच में, उसे हम क्या करते हैं, एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से फील कर देते हैं, जिसकी परमिटिविटी आपकी एप्सिलॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि इनर जो स्फीयर आपने कंसीडर किया है, उस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, और जो आपका आउटर शेल है, आउटर जो आपका स्फीयर है, उस पे आपका चार्ज नेगेटिव क्यू है, ठीक है। ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये आपकी एक तरीके से गाउसियन सरफेस बन गई, ठीक है, जिसका रेडियस आपका जिसका रेडियस आपका आर है, स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई, उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू ए आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसे लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। लेकिन यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ प्रोड्यूस, क्योंकि आपका जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज आपका मूविंग करेगा, मतलब मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से आपका कुछ वर्किंग होके वो नेगेटिव चार्ज पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका ई की दिशा में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा में आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो आप लोग यहाँ पे जो वोल्टेज आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, वहाँ पे जो बाउंड्री कंसीडर करेंगे, वो आप बी से ए की ओर करेंगे। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि बी से ए की ओर क्यों जा रहे हैं। एग्जाम्पल आपको दिया था कि आप मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, तो आप ऊपर से ही किसी जमीन को खोदेंगे, नीचे से तो जा नहीं सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम आर कैसे लेंगे, बी से ए की ओर लेंगे, ठीक है। तो बी से ए की ओर आर लेने के बाद हम लोग ई की वैल्यू रख के यहाँ पे हम लोग डी एल की वैल्यू क्या रखेंगे, डी आर इंटू ए आर, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन 1/a माइनस 1/b वोल्ट, ओके। तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, कैपेसिटेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यू बाई वी रखते हैं। तो क्यू की वैल्यू तो हमारे पास है ही है, तो क्यू से क्यू कंसिडर कट हो जाएगा, क्यू से क्यू अगर क्या कट हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 1/a माइनस 1/b फेरेड। तो ये हमारी स्फेरिकल अगर कैपेसिटर है, तो उसके अंदर हमारा कैपेसिटेंस कितना आता है, 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1/a माइनस 1/b, ठीक है। इसमें क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर में भी आपका टोटल चार्ज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर में हम लोग दो कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं। अगर आपका सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर होता है तो उसके अंदर कैपेसिटेंस कितना है, और अगर आपका आइसोलेटेड जो स्फीयर है वो अगर आपका डाइइलेक्ट्रिक से कोटिंग कर दिया जाए तो कितना कैपेसिटेंस होगा उसका, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप एक कैपेसिटेंस सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो
आपकी जो आइसोलेटेड स्फीयर होगी वो ए होगी और उसका जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू होगा। लेकिन जो आउटर प्लेट है वो आपकी इनफाइनाइट होगी। क्यों इनफाइनाइट होगी? क्योंकि आपने यहाँ पे सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर अपने कंसिडर किया, मतलब ये अंदर वाली इनर प्लेट ही आपने कंसिडर करी है, आउटर प्लेट को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसे आप एज ए इनफाइनाइट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका बी है, यहाँ पे जो आया आपका बी, ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर आपका बी इनफाइनाइट हो जाता है मतलब आपका ये जीरो हो जाता है। तो अगर आपका सिंगल आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो उसमें कैपेसिटेंस कितना होगा? आफ्टर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, ए की वैल्यू आपके ऊपर चली जाएगी, तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन ए फैरेड। ठीक है, तो ये केस में आपका क्या है? लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अदर कंडक्टर्स, दिस इज द केस ऑफ स्फीयर कंडक्टर at large distance from other conductors. Practically, this fact is important in obtaining stray capacitance of an isolated body. Okay. अब दूसरा हम लोग मान लेते हैं कि अगर आपका आइसोलेटेड स्फीयर आपने कंसिडर किया है जो आपका डाइलेक्ट्रिक के साथ कोटेड है। ठीक है, तो हम लोग एक सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर कोटेड विद डाइलेक्ट्रिक जिसकी परमिटिविटी आपकी एप्सिलॉन 1 है, तो हम लोग वो कंसिडर करते हैं जिसका आफ्टर कोटिंग आपका रेडियस क्या हो जाता है? कोटिंग स्फीयर का रेडियस क्या हो जाता है? स्मॉल r1 हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका अंदर का आपने इनर स्फीयर आपने कंसिडर किया उसका आपका रेडियस आपकी स्मॉल ए है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में बताया है, आपको यहाँ पे फिगर में बताया हुआ है, जो आपके स्फीयर है उसकी रेडियस आपकी स्मॉल ए है, लेकिन आफ्टर कोटिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपकी रेडियस क्या हो जाती है? स्मॉल r1 हो जाती है। और यहाँ पे आपने क्या किया है? फ्री स्पेस जो आप आउटर स्फीयर की तरीके से यूज करेंगे उसमें आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 कंसिडर करेंगे जो आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका जो स्मॉल ए है वो स्मॉल ए आपका छोटा है स्मॉल आर से, जो आपकी छोटा है r1 से। यहाँ पे r क्या है? ग्रेटर है आपका r1 से, अगर आपका एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 होता है तो। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लेंगे, जो आपका वर्क डन हो रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर की तरफ ले जाने में, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसे आउटर स्फीयर से अंदर की तरफ, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ले जाने के लिए जो चार्ज हो रहा है, वो जो वर्क हो रहा है, तो वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे हमें लिखना है, और वो क्या हो रहा है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? v इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव। r की क्या वैल्यू होगी? इनफाइनाइट से a। ठीक है, यानी बाहर से लेके अंदर, देन e डॉट dl। तो यहाँ पे क्या है? हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हमारा है, बाहर कोटिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो इनफाइनाइट से a है, इनफाइनाइट से a हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले हम इनफाइनाइट से r1 आएंगे, देन हम r1 से a जाएंगे। तो हमारा ये जो पार्ट है वो हमारा ये वाला पार्ट हमारा सॉरी ये वाला पार्ट हमारा दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, r इज इक्वल टू a और r इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा दो पार्ट इनफाइनाइट से r1 और r1 से a। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है a से r1 के बीच में हमारा E1 क्या रहेगा? a से लेके r1 के बीच में हमारा E1 क्या रहेगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 r। और r1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में, यानी बाहर वाली जो सतह है उससे लेके इनफाइनाइट में हमारा E2 क्या रहेगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर ar। यहाँ पे dl हमारा dl है। तो ये पूरी वैल्यू, ये जो सारी वैल्यू है, सारी वैल्यू रखने के बाद हम लिमिट में वैल्यू रखेंगे, क्या आएगी? यानी पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? यानी वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी? वन अपॉन एप्सिलॉन 1 into 1 minus r1 plus 0 upon f volt। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, तो इसे हम q की वैल्यू में रखेंगे, c की वैल्यू में रखेंगे, सॉरी कैपेसिटेंस की वैल्यू में रखेंगे। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? q by v होता है, हमारे रखने के बाद 4 अपॉन फैरेड। ठीक है, नाउ हम 1 अपॉन c1 करेंगे। क्यों अब हम 1 अपॉन c1 कर रहे हैं, इसका आगे देख लेते हैं आगे क्या होगा। 1 अपॉन c करेंगे
तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1/a माइनस 1/r1 4 पाई एप्सिलॉन 1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r1, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो C1 हमारे पास क्या है, C1 की वैल्यू हमारे पास ये है, ओके, और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। ये कैसे आई हमारे पास, पेयर कैपेसिटर, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा, स्फेरिकल कैपेसिटर हमने जो टॉपिक पढ़ा, वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1/C1 लिख सकते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। और ये वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू क्या है हमारी, 1/C2 है, 1/C2 है, ये क्या हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस है 1/C, क्या लिख सकते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये जो हमारा टोटल कैपेसिटेंस है, ये जो हमारा टोटल कैपेसिटेंस है, उसको हम दो कैपेसिटर कर सकते हैं, जैसे दो कैपेसिटर हमारे सीरीज में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आइसोलेटेड स्फीयर को डायलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है, जैसा हमने वो दोनों लाते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? अगर कोई आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। ओके, नाउ कंपोजिट प्लेट कैपेसिटर, कंपोजिट प्लेट क्या होता है, जो आपकी दो प्लेट होती है, दो प्लेट उसके बीच में आप लोग दो डाइलेक्ट्रिक कंसीडर करते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका जो आपकी सेपरेट होती है डिस्टेंस से D1 और D2 से सेपरेट होती है। जैसे आपको यहाँ फिगर में बताया, देखिए मैं बताता हूँ फिगर में, देखिए यहाँ पे आपकी दो प्लेट है आपकी, जैसे यहाँ पे प्लेट 1 है और यहाँ पे आप प्लेट 2 है। तो यहाँ पे आप दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर करिए और एक यहाँ पे कंसीडर करिए, देखिए। और जो डिस्टेंस है वो D1 से और ये D2 से दोनों सेपरेट है, ठीक है। तो और मेन चीज क्या है, दोनों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी अलग अलग है, ठीक है। यानी आपका जो पहला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है, और जो ऊपर वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी परमिटिविटी आपकी एप्सिलॉन 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपका Q है, Q क्या है आपका, Q क्या कंसीडर करेंगे आप लोग, चार्ज ऑन ईच प्लेट। E1 क्या है आपकी फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन D1, और E2 आप कंसीडर करेंगे फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन D2। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म होगी, दोनों साइड में, दोनों मटेरियल्स में आपकी इंटेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ पे आपका V1 कैसे कंसीडर करेंगे आप, E1 इंटू D1, पहले के लिए पहले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए V1 इक्वल टू E1 और D1, और दूसरे मटेरियल के आप लोग कैसे कंसीडर करेंगे V2 इक्वल टू E2 D2, ठीक है। दोनों मटेरियल के अंदर आपका टोटल कितना वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 प्लस V2, यानी E1 D1 प्लस E2 D2, जैसे यहाँ पे आपको बताया है 6.9.1 में, उस तरीके से। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस में जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है फ्लक्स डेंसिटी का, वो इक्वल होता है, दोनों का इक्वल फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट इक्वल होता है। हम लोग पहले भी पिछले लेक्चर में भी हम लोग देख चुके हैं, जब भी दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में बाउंड्री में जो आपका नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो दोनों का सेम होता है, यानी dn1 यहाँ पे dn2 के बराबर है। और यहाँ D1 और E1 का जो हमारे पास रिलेशन है वो आपको सबको पता है कि D1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 E1 और D2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन E2। तो हम लोग ये क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है D1 और D2 के, वो हम लोग यहाँ पुट करेंगे 6.9.1 में। तो वो अगर पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ये इस तरीके की कुछ वैल्यू आती है, यानी V इज इक्वल टू D1 अपॉन एप्सिलॉन 1 इंटू स्मॉल D1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 इंटू स्मॉल D2। और जो आपका सरफेस चार्ज है यहाँ पे, दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस के चार्ज में आपका क्या है, वो चार्जिंग सरफेस चार्जिंग जो आप बोलते हैं रो एस, वो आपका
ईच प्लेट के लिए, यानी प्लेट 1 और प्लेट 2 दोनों के लिए आपका सेम है, ठीक है। तो रो एस D1 और D2 की वैल्यू हमारे पास रो एस है, तो यहाँ पे D1 और D2 अगर सेम है तो उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं और उसकी जगह रो एस रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब हम लोग कैपेसिटेंस हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं Q अपॉन V करके, सिंपल Q अपॉन V करके हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए Q इज अपॉन रो एस इंटू D1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन 2। लेकिन यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्या होता है, चार्ज डेंसिटी जो है वो आपकी सेम है। तो Q आप कैसे डिफाइन करेंगे, ऑल ओवर दी सरफेस आप कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास फर्दर आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये इक्वेशन आएगा C1 सॉरी कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या आएगा पास 1 अपॉन D1 एप्सिलॉन 1 A प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 A, ठीक है। यहाँ पे D1 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 A अपॉन D1 क्या है, C1 की वैल्यू है, और C2 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन 2 A D2 की वैल्यू है। तो C इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर हम दो एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं तो हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A अपॉन D1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस अप टू DN अपॉन एप्सिलॉन n, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्म था, ओके। अब उसमें एक कंडीशन आती है, अगर आपकी जो डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री है नॉर्मल टू द प्लेट, ये कंडीशन है जब भी आप दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप लोग यूज करते हैं तब उसमें क्या होता है, तब उस टाइम पे आपका कैपेसिटेंस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो जब भी आप कंपोजिट कैपेसिटर आप लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री है वो आपकी कंडक्टिंग प्लेट के नॉर्मल के साथ है तो यानी जो आपकी परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल 1 की वो एप्सिलॉन 1 है, और उसका एरिया आप लोग ऑक्यूपाई कितना कर रहा है, A1 कर रहा है, जैसे आपको फिगर में बताया है। और रो एस डाइलेक्ट्रिक 2 है, ठीक है, ठीक है। उसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन 2 है, और वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, A2 जितना ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में पूरा बताया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दो प्लेट्स के अक्रॉस में, ठीक है। तो वो कितना बताएगा, E इज इक्वल टू कैसे कंसिडर करेगा, V बाय डी। बाउंड्री पे क्या है, आपका जो E1 और E2 है वो आपके टेंजेंशियल और नॉर्मल ऐसे दो कंपोनेंट में आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए आपका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो आपका इक्वल होता है, यानी E tan1 इज इक्वल टू E tan2 हम लोग लिख सकते हैं, यानी क्या हो सकता है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू V बाई डी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे बताया है E tan1 इज इक्वल टू E tan2 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू V बाई डी। वो कैसे आया, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट क्यों आपका इक्वल होता है वो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो प्लीज वो वीडियो जाके देख लीजिएगा कि आपका E tan1 और E tan2 आपका क्यों सेम आया, ठीक है। तो आपका D1 यहाँ पे क्या है, D1 और E1 का रिलेशन आप लोग यहाँ से पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे V बाई डी पुट करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, D1 इज इक्वल टू E1V अपॉन डी, D2 इज इक्वल टू E2V अपॉन डी, ठीक है। जो और जो आपका प्लेट चार्ज है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसे आपका एरिया A1 है तो यहाँ पे आप लोग क्या कंसीडर करेंगे, एरिया A1 के लिए आप लोग चार्ज डेंसिटी आप लोग ρS1 कंसीडर करेंगे, और एरिया 2 के लिए आप लोग चार्ज डेंसिटी ρS2 आप लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो टोटल चार्ज अगर आपको फाइंड करना है तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 करेंगे आप, ठीक है। Q1 और Q2 को प्लस करने पर हमारे पास क्या वैल्यू है, ρS1 A1 प्लस ρS2 A2। तो यहाँ पे ρS1 की वैल्यू क्या है हमारे पास D1, तो D1 A1 प्लस D2 A2। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे D1 और D2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखते हैं
तो हमारे पास क्या आएगी, एप्सिलॉन 1 VA प्लस एप्सिलॉन 2 VA2 डी अपन डी, सिंपल। तो उसको हम लोग कैपेसिटेंस में हम लोग रखेंगे, सी में रखेंगे Q/V, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या है, जब भी डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री आपकी पैरेलल होती है प्लेट से, तो ये अरेंजमेंट आपकी क्या होती है, ये अरेंजमेंट किसके इक्विवेलेंट होती है कि आपके दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी कंडीशन पैरेलल वाली कंडीशन देखिए, आपके जो दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल थे वो दोनों पैरेलल, लेकिन यहाँ पे क्या है आपकी दूसरे कंडीशन में क्या है आपकी दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपके सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में लिए हुए हैं। तो जब भी आपका दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बाउंड्री से पैरेलल हो, तो आपकी वो कंडीशन किससे इक्विवेलेंट होगी, कैपेसिटर आपके सीरीज में कनेक्टेड होता है वैसे ही आपकी वो कंडीशन होगी। लेकिन जब भी आपकी जो डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री है वो नॉर्मल होगी, प्लेन से नॉर्मल होगी, ठीक है, तो वो अरेंजमेंट आपके किसके इक्विवेलेंट होगी, कैपेसिटर इन पैरेलल, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो ये दो टॉपिक बहुत ही काम के हैं, प्लीज इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और ये बहुत ही काम का टॉपिक है। प्लीज प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए, आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में बताया है, और उसे सप्लाई देते हैं वोल्टेज V का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी करंट की डायरेक्शन रहती है, वो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। और जो an की जो आपका नॉर्मल की वैल्यू है, an का मतलब है यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, प्लेट, नॉर्मल टू द प्लेट, ठीक है। तो आप लोग E कैसे फाइंड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, V/D इंटू an आपकी डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी स्टोर होती है, वो आप कैसे गिवन कर सकते हैं, वो आप कैसे दे सकते हैं, हाफ इंटीग्रेशन अप टू वॉल्यूम, यानी जो कैपेसिटर है उसका टोटल वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। इस तरीके से आप लोग एनर्जी स्टोर का वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, डी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन ई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका ई डॉट ई है यहाँ पे, तो वो ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन ई स्क्वायर डी वी, ओके। लेकिन हमारे पास क्या है, ई बराबर हम V/D है, यहाँ से हम लोग रख सकते हैं ई की वैल्यू V/D। तो हम लोग ई की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं V/D, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट हो जाएगा, वो हम इंटीग्रेशन के बाद ला सकते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या बता, dV वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है हमारा, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो वॉल्यूम हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, एरिया इंटू डेंसिटी, और एरिया इंटू डेंसिटी यानी A इंटू डी, ओके। देन उसे हम लोग A इंटू डी को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी हाफ EA अपॉन D इंटू V स्क्वायर, ओके। तो ये EA/D क्या है हमारा, EA/D हमारा कैपेसिटेंस है, यानी C है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या हो सकता है, हाफ CV स्क्वायर, और उसका यूनिट क्या है हमारा, जूल, ओके। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ओके। तो हाँ, हमको ये ध्यान रखना है खास कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ CV स्क्वायर जितनी स्टोर होती है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी डेंसिटी है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एनर्जी डेंसिटी बहुत ही इजी है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर डेंसिटी क्या होती है, कुछ भी स्टोर होता है पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसे हम डेंसिटी कहते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या स्टोर, एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्टोर एनर्जी डेंसिटी होगी, एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वो हमारी एनर्जी डेंसिटी होगी, और उसे अप टू 0 तक हमें ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऊपर जो हमने फाइंड आउट किया था, WE हाफ एप्सिलॉन वॉल्यूम E स्क्वायर dV,
ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया था, W इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा D क्या है, D इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे पूरी वैल्यू रखेंगे। ओके, तो हमारे पास आखिरी में क्या वैल्यू आएगी, हाफ D इंटू ई, यानी डेंसिटी और इंटेंसिटी जूल पर